हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 24 जुलाई है आज। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेगा। जैसे बहुत सारे लोग जब ये सोचते होंगे कि लद्दाख में या ऐसे किसी भी जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड है वहाँ पर जब सिक्योरिटी फोर्सेस को रखा जाता है तो क्या स्थिति होती है, क्या लगता है आपको, कितना आसान है, कितना मुश्किल है? इकोनॉमिक एंगल से देखें तो कितना मुश्किल या आसान आपको लगता है? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसको आप भी कभी सोचते होंगे। कई बार आप यूं ही लोगों को बोलते हुए सुनते हैं कि हमें ज़्यादा वहाँ पर आर्मी को रखना चाहिए, ज़्यादा ट्रूप्स, ज़्यादा फोर्सेस वहाँ पर होने चाहिए, राइट? क्योंकि जब से चाइना वाला इशू अभी हुआ है गलवान में, तो तब से ये बात काफ़ी उठने लगी है कि हमारे ज़्यादा फोर्सेस वहाँ पर क्यों नहीं होते। तो इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जब हम ज़्यादा फोर्सेस को वहाँ पर रखेंगे या वहाँ पे जो भी फोर्सेस हम रखते हैं तो उस पूरे सिस्टम में कितना खर्चा बैठता है या कितनी मुश्किलें आती हैं। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज एक्सप्लेन्ड पेज पर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आया हुआ है। तो इसके अलावा भी कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स और आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे, तो आपको बने रहना है, अंत तक लगातार सुनना है। बहुत सारे फैक्ट्स मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन मिलने वाला है। और स्टार्ट करते हैं अब हम लोग कोटेशन से। कोटेशन है आज का, बहुत अच्छा कोटेशन है। उम्मीद है पसंद आएगा आपको, और अगर आपको अच्छा लगेगा ये कोटेशन तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। जैसा कि कुछ लोग बता रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। और दूसरा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं आप। इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। तो इसकी ज़रूरत ना हम हर किसी को होती है कभी ना कभी। जब भी आप ऐसा फील करते हैं, आप कभी लो फील करते हैं, क्योंकि मंथ में ऐसा एक समय आता ही है आपको जब पढ़ते पढ़ते आपको एकदम से लगेगा कि आपका मूड स्विंग हो रहा है या आपका मन नहीं लग रहा है। तो ऐसी ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इसको हमें उस समय के लिए आप थोड़ा स्लो ज़रूर हो सकते हो, लेकिन रुकने की आवश्यकता नहीं है, रुकना नहीं चाहिए। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर आपको ये जो कोटेशन है ये भी सिखाने की कोशिश कर रहा है, दैट इट डज़ नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो। आप कितना धीरे चल रहे हैं, इससे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप रुकते नहीं हैं तो इसका मतलब आप रुके नहीं हैं, तो कभी ना कभी ज़रूर अपने मुकाम तक पहुँचेंगे। इसीलिए निरंतर प्रयास करते रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये ऐसे कोटेशंस हैं जो हमें भी कुछ लेसन्स देते हैं, और उसके अलावा इसका यूज़ हम कर सकते हैं। हम इसका यूज़ एथिक्स में कर सकते हैं, हम इसका यूज़ ऐसे राइटिंग में कर सकते हैं, राइट? तो बहुत सारी जगह पर ये आपका अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है कुछ ऐसा, तो वहाँ पर आप ऐसे कोटेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में क्या कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, सबसे पहले बता दूं, कोटेशन मिल चुका है आपको। 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम लोग। सीज द डील, ये इकोनॉमिक टर्म्स में होगा, एंड आईआर से एसोसिएटेड भी होगा। पीस एंड डिसऑर्डर एंड मेंटेनिंग ट्रूथ्स एट एलएसी, ये 3 आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मैपिंग के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और आंसर राइटिंग के लिए भी क्वेश्चन दिया गया है। आंसर को लिख करके आईएएस दरबार का टेलीग्राम पर जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। उस ग्रुप पे जा करके आईएएस दरबार आंसर रिव्यू में जाना है और अपने पीडीएफ्स वगैरह अपलोड कर देने हैं अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे से उस ग्रुप का फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने आंसर्स को अपलोड कर रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे हैं आपस में, तो आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और आज आपको क्या क्या पता चलने वाला है, आज आपको जीएसपी के बारे में पता चलेगा, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। अगर आप में से कुछ लोग भूल चुके हैं, क्योंकि पिछले साल तो बहुत न्यूज़ में था 2019 में, जो लोग भूल गए उनको फिर से याद आ जाएगा। स्पाइक प्रोटीन अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है जानना। एनएससीएन और इजाक महुआ के बारे में हम बात करने वाले हैं। रोहतांग पास, बाराचला और दौलत बेगोल्डी जो रोड है वो कहाँ पर बना है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हम जानेंगे। इसके अलावा भी कई सारे फैक्ट्स आपको, जैसा आप जानते हैं, कि आर्टिकल में मिलता रहता है। तो पहला आर्टिकल होगा सीज द डील, दूसरा है पीस एंड इट्स डिसऑर्डर। इसमें हम लोग नागा ट्राइब्स के इश्यूज और नागालैंड में जो प्रॉपर इश्यूज हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल होगा ये भी। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेंटेनिंग ट्रूथ्स ऑन एलएसी। इसमें आपको एग्जैक्टली फिगर पता चलेगा कि कितना क्या एक्सपेंसेस हमारे बैठते हैं और कितनी कठिनाई वहाँ तक पहुँचने में लगती है। वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो आर्मी रहते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है। हमारे लिए ये कहना बहुत आसान है कि वहाँ पर ऑब्वियसली ट्रूप्स को रखे जाने चाहिए, और ऑब्वियसली हम यहाँ से बैठ करके उनको प्रेज भी करते हैं, लेकिन यकीन मानिए उतनी ठंड में, उतने हाई एल्टीट्यूड पर
रहना बहुत मुश्किल है, और लिटरली यहाँ पर सल्यूट है उन सभी सैनिकों के लिए जो हमारी रक्षा करते हैं ऐसे इतने कठिन जगह पर रह करके भी। तो आइए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं आज का। आज डिस्कशन में जैसा कि आपको मालूम है एक और फीचर ऐड हो गया है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का। तो एक न्यूज़ तो सबसे पहले जान लीजिए, चाइनाज फर्स्ट मार्स प्रोब टेक्स ऑफ। तो ये आपको याद रखना है, इससे अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया प्रीलिम्स में तो तियानवेन 1 ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है किसका, चाइना का। ये एक अनमेंड मास प्रोब मिशन है, ठीक है, तियानवेन 1। क्वेश्चन बन सकता है इस मिशन के बारे में कि ये कहाँ गया है, पहले तो ये मार्स पर गया है, ये याद रखना है। उसके बाद ये चाइना का मिशन है, ये भी आपको याद रखना है। सो वहाँ की जो स्पेस लॉन्च सेंटर है चाइना में, उन्होंने थर्सडे को इसका टेक ऑफ किया। एंड चाइनाज फर्स्ट टू मार्स इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट ऑर्बिटिंग, लैंडिंग एंड रोविंग इन अ सिंगल मिशन। तो ये अपने पहले मिशन में सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, ऑर्बिटिंग भी है, लैंडिंग भी है और रोविंग भी है। तो चाइना लगातार अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, और यूं कहें कि सुपर पावर बनने की होड़ में चाइना बहुत मेहनत कर रहा है। तो उस हिसाब से एक ये भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है स्पेस मिशन में एक चाइना का अचीवमेंट। जब ये पूरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा तब हम कह सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से प्रीलिम्स में आगे चल कर क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। कुछ बेसिक फैक्ट है जिसको हम लोग जानेंगे, जैसे कि स्पाइक प्रोटीन, ACE2 है ना, रिसेप्टर्स, ये सब क्या होते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये पता चला है साइंटिस्ट को, क्योंकि रिसर्च तो लगातार जारी है, वैक्सीन बन नहीं पाया है कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए, और इसके लिए रिसर्च जो है वो लगातार हो रहे हैं। तो अभी पता ये चला है कि ये जो वायरस है, ये वायरस जब ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो ये अपना शेप चेंज कर लेता है, यानी कि जब पोस्ट फ्यूजन स्टेट में पहुंचता है ये, तो एक तो होता है प्री फ्यूजन जब ये एंटर करता है, और इसके बाद पोस्ट फ्यूजन स्टेट में ये अपना जो एंगल है इनका, जो कोरोना वायरस है वो अपने आप को चेंज कर लेता है और ये एक हेयरपिन शेप में चला जाता है, ठीक है। और इससे ये वायरस अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो क्या करता है, जब बाहर से कोई भी ऐसे एंटीबॉडी मतलब बाहर की ऐसी कोई भी चीज़ अटैक करती है, तो एलियन चीज़ें होती हैं, तो उसको वो ख़त्म करता है जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है। लेकिन ये कोरोना वायरस इतना एडवांस वायरस है कि ये अपने आप को हमारे इम्यून सिस्टम से बचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार रखता है। ये अभी नए रिसर्च में पता चला है कि ऐसा भी हो सकता है। याद रखिएगा, अभी सारी चीज़ें रिसर्च बेस्ड है, किसी भी चीज़ का बहुत फुल प्रूफ प्रमाण नहीं है। जब तक कि वैक्सीन नहीं बन जाता, जब तक सारी चीज़ें नहीं आ जाती, तब तक इस पर डिबेट डिस्कशंस चलते रहेंगे। लेकिन कुछ जो फैक्ट आपको पता होना चाहिए वो है स्पाइक प्रोटीन। व्हाट इज स्पाइक प्रोटीन, यू मस्ट नो। It is produced from the surface of the coronavirus, like the spike of the crown or the corona have named coronavirus SARS-CoV-2 कोरोना वायरस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो कोरोना वायरस था ये किस टाइप का था या इसका नाम क्या था, तो ये आपको याद रखना है कि SARS-CoV-2 है। एंड इट इज़ अ स्पाइक प्रोटीन दैट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन इन ह्यूमन सेल। इसी प्रोटीन की वजह से इन्फेक्शंस जो है वो इनिशिएट होता है ह्यूमन सेल में, एंड इट अटैच्ड इटसेल्फ टू द ह्यूमन एंजाइम। अभी स्पाइक प्रोटीन क्या होता है, जाकर के मिल जाती है किससे, ह्यूमन के एंजाइम में। उस एंजाइम का नाम क्या है, ACE2। तो स्पाइक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, जो कोरोना वायरस का सरफेस होता है उस पर होता है ये प्रोटीन, और ये जैसे बॉडी में एंटर करता है तो ये हमारे एंजाइम में, ह्यूमन एंजाइम जो ACE2 है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बन सकता है कि ACE2 रिसेप्टर वाज इन न्यूज, व्हाट इज इट, तो इट इज एंजाइम, ह्यूमन एंजाइम, उसमें मिल करके अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू करता है और उसके बाद मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर लेता है अपनी, ठीक है। तो इसी में काफ़ी सारे रिसर्च चल रहे हैं, ये दो फैक्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसका जो शेप है ये बदलता है, जो पोस्ट फ्यूजन स्टेट होता है वहाँ पर ये अपने शेप को चेंज कर सकता है। अब इससे हमें क्या इससे फ़ायदा होगा, ये जब जानकारी मिल रही है तो जो वैक्सीन्स बना रही हैं कंपनियां, जो साइंटिस्ट पर काम कर रहे हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वो इस इंफॉर्मेशन से को यूज़ करके हमारे लिए दवाई या वैक्सीन, जो मतलब ऑब्वियसली वैक्सीन है, तो वैक्सीन को डेवलप करने में उनकी मदद हो सकती है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखना है आपको।
अब देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है आंसर राइटिंग के लिए, दो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको इसको ट्राई ज़रूर करना है। पहला वाला इकोनॉमी पर बेस्ड है। डू यू थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस ऑन एड्रेसिंग द स्ट्रक्चरल इश्यूज? स्ट्रक्चरल इश्यूज किससे संबंधित? यहाँ की इकोनॉमी से संबंधित। शुड फोकस ऑन द कंट्रीज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिवनेस। भारत के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिवनेस को बढ़ाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए, और साथ में जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस करना चाहिए। अगर आप इंडिया आइडियाज समिट जैसा प्रोग्राम करते हैं जहाँ पर आप यूएस इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं कि आप हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करिए, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर इंफ्रा भी उनको देने की ज़रूरत है, और जो भी स्ट्रक्चरल इश्यूज उनको हमें ख़त्म करना होगा, एड्रेस करना होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए आपको आंसर लिखना है। दूसरा सवाल है, डिस्कस द नागा क्राइसिस एंड हाउ हैव द पीस टॉक्स प्लेड आउट इन रिसेंट ईयर्स। तो जो पीस टॉक्स हुए हैं इस दौरान, किस किस साल में हुए, किन के साथ हुए, क्या एग्रीमेंट हुआ, फाइनली 2019 में क्या बात हुई है, ये सब सोचते हुए आपको ये पूरा आंसर कंप्लीट करना है। हिंदी में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ज़रूर आंसर लिखिए आप लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की डिमांड आ रही है कि हिंदी में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए। मैं कोशिश करूंगी दोस्तों, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगता है वीडियो को आपके पास लेके आने में, सारा कुछ करने में, वीडियोस एडिटोरियल को पूरी तरीके से प्रिपेयर करने में जो समय हमारा जाता है वो बहुत ज़्यादा जाता है, मैं बता नहीं सकती। और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका जो हिंदी मीडियम का डिमांड है उसको भी मैं पूरा करूँ। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्द से जल्द वो ट्रांसलेशन वाला काम भी यहाँ पे शुरू करूँ। तो उसके लिए अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। और देखिए एक चीज़ और है, एक स्टूडेंट की डिमांड, आई थिंक क्वेश्चन था ये कि जो साइंटिफिक क्वेश्चंस हैं वो उसको कैसे रेज करे, राइट। तो एक चीज़ मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, जो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो उसमें ऐसा कुछ टफ होता है कि आप बता ना पाए, क्योंकि हिंदी में सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताती हूँ। जैसे अभी जीएसपी पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। अभी आपको पूरा आर्टिकल दिया जा रहा है, आपके पास पीडीएफ पहुंच जाता है, तो ये तो एक बहाना हो गया ना कि आप आंसर नहीं कर सकते हैं, और आपको आंसर करना पड़ेगा। आप लोग स्टूडेंट हैं और बहुत ही सीनियर स्टूडेंट्स हैं, आप लोग एक कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्टेबल जोन, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जिनको लगता है कि उनको आंसर करना चाहिए वो प्लीज़ कमेंट में आंसर ज़रूर किया कीजिए। तो दूसरा सवाल आपसे एनएससीएन पर पूछा गया है, इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। अगला सवाल है नागाज के ऊपर, जो नागा ट्राइब है उनसे एसोसिएटेड है। तो बेसिक फैक्ट्स आपसे पूछा गया है, क्या ये इंडो मंगोलाइट फैमिली से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। ये एक सिंगल ट्राइब नहीं है, बल्कि इस ट्राइब में और छोटी छोटी बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिली होती हैं, जो एथनिक कम्युनिटीज़ होती हैं। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है या नहीं, आपको बताना है। फिर उत्तराखंड में कौन कौन से पासेस लोकेटेड हैं जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, माना पास, नीति पास एंड रोहतांग पास। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा है जो उत्तराखंड में है। अब इजीली आप बता पाएंगे जिनको मालूम है, और नहीं मालूम है तो अभी आपको वीडियो में पता चल जाएगा, फिर आप ज़रूर बताएंगे। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। आपको अगर किसी प्रोग्राम में एनरोल करना है खुद को, जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, अभी फ़िलहाल जो एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, बहुत ही अच्छा कोर्स है वो, उसमें आपको फुल प्रोग्राम मिल रहा है, यानी पूरे क्लासेस आप उसमें ले सकते हैं एप्लीकेशन के ज़रिए, और काफ़ी आपका फ़ायदा मिलेगा। वहीं घर बैठे आपकी पूरी तैयारी होगी, साथ में गाइडेंस भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसमें वीडियो देखेंगे, आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए आपके पास एक मेंटर भी होंगे जो आपका टेस्ट वगैरह कंडक्ट करेंगे। तो हमारे यहाँ पर अच्छी बात यह है कि पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग भी होता है। ट्रेनिंग का मतलब है एक्सरसाइजेस जो आप आंसर राइटिंग करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नोट्स मेकिंग करते हैं, इन सब की भी जिम्मेदारी रखी जाती है। तो जानकारी ज़्यादा लेना है तो 8750069419 पर आप कॉल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और पहला आर्टिकल होगा सीज द डील, आईआर एंड इकोनॉमी दोनों से आ जाएगा। आईआर से इसलिए क्योंकि हम यूएस के साथ हुए ट्रेड एग्रीमेंट का जिक्र कर रहे हैं। आईआर कहाँ पर है, जीएस पेपर 2 में है, एज यू नो। बैकग्राउंडर में हम सबसे पहले जीएसपी की बात करेंगे, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। देखिए ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस होते हैं, दैट इज़ ग्रांटेड बाय द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो अपने आप में थोड़ी इकोनॉमिकली एडवांस्ड और इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज को प्रेफरेंस देते हैं। इसके नाम में लिखा हुआ है ना प्रेफरेंस। इस प्रेफरेंस में कैसा प्रेफरेंस होगा, तो जाहिर तौर पर इसमें जो टैरिफ होता है या
ड्यूटीज़ लगाए जाते हैं, टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं, उसको फ्री किया जाता है या टैरिफ्स को कम किया जाता है, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ के सामान उस देश तक, चाहे वो डेवलप्ड है या इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है, वहाँ तक पहुँच सके और फिर उस डेवलपिंग कंट्री का भी फ़ायदा हो सके। तो एक तरीके का ये प्रेफरेंस है जो दिया जाता है। यूएस ये जीएसपी इंडिया को या और देशों को देता है, लेकिन अब इंडिया के जो प्रेफरेंसेस हैं उसको ख़त्म कर दिए गए हैं यूएस के द्वारा, राइट। कि इसमें जो 26 आइटम्स थे उसको हटा दिया गया है और उसी पर फिर से निगोसिएशन की बात चल रही है कि जीएसपी को स्टार्ट किया जाए। इससे भारत में जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका काफ़ी फ़ायदा होता है। और बैकग्राउंड के तौर पर अगर आपको जानना है तो ये आइडिया कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, ये सब जान लीजिए। Ideas of granting developing countries preferential tariff rate in the market of industrialized country was ओरिजिनली प्रेजेंटेड इन द फर्स्ट अंकटाड कॉन्फ्रेंस। जो अंकटाड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1964 में, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है कि भाई ऐसा एक प्रेफरेंशियल टैरिफ रेट्स दिया जाए। और उसके बाद ये 1968 में, 64 में स्टार्ट हुआ, 68 में न्यू दिल्ली में इसको अडॉप्ट किया गया अंकटाड में ही जीएसपी के कॉन्सेप्ट को, और फिर इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया 1971 में। ठीक है, ये सारे बेसिक फैक्ट्स हैं, ध्यान रखना है इसको आपको। और अब मेन आर्टिकल पर चलते हैं, क्या कहा जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, अभी इंडियाज आइडियाज समिट हुआ था, उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा, मोदी जी आए थे टीवी पर और वो ऑब्वियसली इस मीटिंग में बहुत सारी अच्छी बातें कर रहे थे, इन्वेस्टर्स को प्रमोट कर रहे थे। अब आइए आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है। तो एक क्विक ट्रेड डील को फाइनलाइज किया जा रहा है, किया गया, इवन अनाउंस किया गया इंडियन यूएस के बीच में। नाउ दिस लिमिटेड डील अनलाइक अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड डील, तो जो कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है उससे अलग है, ये एक लिमिटेड डील है दोनों देशों के बीच में, जिसमें कि 50 से 100 गुड्स एंड सर्विसेज को कवर किया गया है। ठीक है ना। डिस्कशंस बिटवीन द टू कंट्री हैव रिपोर्टेडली रिवॉल्व्ड अराउंड द प्रोवाइडिंग कंसेशंस टू यूएस फार्म प्रोडक्ट्स। ध्यान दीजिएगा, यूएस के जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और ये सारी चीज़ें, एंड प्राइसिंग ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स सच एज स्टेंट्स, तो ये जो यूएस के प्रोडक्ट्स हैं उन पर कंसेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे भारत में, यानी उनकी एंट्री भारत में दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स, फार्म प्रोडक्ट्स एंड जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होते हैं मेडिकल से संबंधित, स्टेंट्स वगैरह। इन रिटर्न क्या होगा, इन रिटर्न जो जीएसपी, जो प्रेफरेंशियल आपको मिलता था, प्रेफरेंस मिलता था जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंस के आधार पर यूएस से, उसमें निगोशिएट किया जाएगा, उसको रीस्टोर करने की बात चलेगी। सो द इन रिटर्न फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट एक्सटेंडेड टू द इंडिया, कि वो जो बेनिफिट है उसको रिस्टोर किया जाए। और जो जेनरिक ड्रग है, भारत क्योंकि जेनरिक ड्रग के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो जेनरिक ड्रग का मार्केट एक्सेस आसानी से मिल पाए, ये भारत की तरफ से होगा। ठीक है ना, तो ये आपको दोनों चीज़ें क्लियर रखनी है यहाँ पर। अब ये कह रहे हैं कि क्या ये जो स्टेप है, ये भारत के साथ जो अलग से एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो वहाँ का एग्रीकल्चर मार्केट है अमेरिका का, वहाँ पर थोड़ा उनको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ये एक एजेंडा हो सकता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, उसमें उनको बेनिफिट मिले, क्या वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इसलिए ऐसा काम कर रही है अभी फिलहाल। तो करिए आगे देखेंगे। नाउ फॉर इंडिया a trade deal even though limited is if concluded is welcome sign and it signals a reversal of the protectionist impulses। तो अभी तक जो ये प्रोटेक्शनिस्ट इम्पल्सेस चल, यानी कि ये एक तरीके से प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स ले रहा था अमेरिका या बाकी देशों के द्वारा भी समझ में आ रहा था, तो उसके अब लग रहा है कि रिवर्स कर रही है सारी चीज़ें और एक बार फिर ट्रेड को बढ़ाया जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन पर फिर से फोकस किया जा रहा है rather than आइसोलेट करने के। एंड however it must be mindful of not offering too many exceptions in order to secure the pact। अब यहाँ पे एक बात और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत सारे एक्सेप्शंस को ना रखे जाएं। मार्केट एक्सेस शुड बी ग्रांटेड स्ट्रेटेजिकली सिक्योरिंग वंस ओन बेनिफिट। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी भावनाओं में बह करके और बहुत सारे एक्सेप्शंस को इंक्लूड कर दें, या आप ये सोचे ही ना, तो स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर स्टेप लेने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट में है। एज यू नो, भारत ट्रेड डेफिसिट में। दूसरा, आपने अभी कौन कौन सा फार्म देखा, अभी एग्रीकल्चर की हमने बात की, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की, फार्म प्रोडक्ट्स की बात की, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात की, तो अमेरिका का को हम यहाँ पर अपने यहाँ पर एक्सेस दे रहे हैं, कंसेशंस दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आरसीपी निगोशिएशंस की बात चल रही तो भारत ने उसको छोड़ दिया था, और वहाँ पर कारण एकमात्र यही था
या एक उनमें से एक कारण ये भी था कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सेस बोला जा रहा है कि आरसीपी निगोशिएशंस में रहेगा, तो भारत को नुकसान हो सकता है कि जो इधर जो कंट्रीज आरसीपी में हैं उनके यहाँ का जो अपना एग्रीकल्चर या डेयरी का है पूरा प्रोडक्शन वो बहुत अच्छा है, और वो फिर इंडिया को दबा सकता है, और इस वजह से हमने आरसीपी निगोशिएशंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो दूसरी तरफ हम यूएस को इतना ज़्यादा एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, और भारत ट्रेड डेफिसिट में है, ये कई जगह से बताया जा चुका है। जैसे कि नीति आयोग का भी एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि इंडियन एक्सपोर्टर हैड नॉट गेन्ड फ्रॉम ट्रेड एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस, अदर हैव शोन एज मच इंडिया ट्रेड डेफिसिट स्टेम्स फ्रॉम द इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट एंड कैपिटल गुड, नॉट कंज्यूमर गुड्स। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पर भारत ट्रेड डेफिसिट में है। कोई भी ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट से भारत का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। तो इन सभी बातों को भी हमें ध्यान में रखना होगा, और साथ में अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है अमेरिका के साथ, तो यहाँ पर इसका फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। इंडिया मस्ट सीज द मोमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, जो कंसर्न्स हैं, उसको आपको ख़त्म करना होगा। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ की जो कंपनियां हैं उनको आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी होगी, उनको आपको और ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस में लाना होगा, उनके लिए आपके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको आपको आसान बनाना होगा। तो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स को छोड़ते हुए अगर दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट या ट्रेड को बढ़ाने में, तो ये एक अच्छा मौका है और उसको कंसीडर किया जाना चाहिए। देयर इज नीड टू बी कंसीडर्ड, एंड द करंट ग्लोबल एनवायरनमेंट, क्योंकि अभी कोविड-19 की पेंडेमिक की वजह से जो माहौल है एज यू नो कि बहुत ही वर्स्ट है। दूसरी तरफ यूएस चाइना का टेंशन भी बढ़ता जा रहा है। एक तो कोरोना वायरस, दूसरा ट्रेड टेंशन पहले से ही था। तो एक तरीके से ये ट्रेड रिलेशन को और अच्छा रिवाइव करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है भारत को, जिसका फ़ायदा उठाना होगा भारत को, और वो तभी उठा पाएंगे जब यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको काउंटर करेंगे। चाइना कंटिन्यूज टू बी सेंट्रल ग्लोबल सप्लाई चेन। चाइना को अभी भी पछाड़ पाना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि चाइना सप्लाई चेन में ग्लोबली काफ़ी आगे है, और ऐसे में अगर ये मौका भारत को मिला है तो उस मोमेंट को यूज़ करने की ज़रूरत है। अगला आर्टिकल देखते हैं, पीस एंड इट्स डिसऑर्डर, जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में आ जाएगा ये, क्योंकि वहाँ के हम इश्यूज़ पर ज़्यादा बात करने वाले हैं। बट हम लोग कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के बारे में बात कर लेते हैं। NSCN इज़ अ मोस्ट नागा नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट ग्रुप। तो एक ऐसा ग्रुप, मतलब वहाँ का रीजनल ग्रुप, सेपरेटिस्ट ग्रुप, और ये पूरी तरीके से ऑपरेट करते हैं। जो NSCN है वहाँ पर काफ़ी इन्फ्लुएंस भी करते हैं, काफ़ी डोमिनेट करते हैं उस पूरे रीजन को, आपको बता दें। और काफ़ी सारे इनके डिमांड्स हैं, अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या डिमांड है, और काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं वहाँ पे। इंटरनल सिक्योरिटी का हमेशा ख़तरे में होना भी एक तरीके का जो एक्सट्रीमिज़म है उस एरिया में, वो भी उसका कारण होता है। तो नागाज जो हैं, या ये जो खास करके NSCN हैं, ये सॉवरेन नागा स्टेट की डिमांड करते हैं, और उनका कहना है एक ग्रेटर नागालिम मिलना चाहिए। जो नागा स्टेट होगा उसका नाम नागालैंड होगा, और नागालिम जो होगा वो ग्रेटर होगा, जो अभी का नागालैंड है वो नहीं, बल्कि उन्होंने कई सारे एरिया को उसको उसमें इंक्लूड करके और नागालिम की डिमांड की है। ये NSCN की डिमांड है। NSCN स्लोगन is Nagaland for Christ, and the group is currently fighting for independence of Nagaland from India। तो इनकी एक्सट्रीम डिमांड है। हालांकि इसमें आगे भी बहुत सारी बातें हुई हैं, इवन पीस अकॉर्ड भी हुआ है, और ये लोग मेन डोमेन में भी अब आने को कहीं ना कहीं तैयार हो गए हैं। बट हम आर्टिकल में इसी बात का जिक्र करेंगे, लेकिन जो बेसिक फैक्ट है वो जान लीजिए। NSCN में दो गुट बटा, ठीक है, दो मेजर फैक्शंस हुए। एक था NSCN के स्टैंड फॉर खापलांग, ठीक है। तो SS खापलांग के अंतर्गत उनकी अध्यक्षता में NSCN के चला, और वहीं दूसरी तरफ NSCN IM क्या है, इजाक मोइवा। तो ये एक इजाक हो गए और दूसरे मोइवा हो गए। इन लोगों के निगरानी में जो दूसरा ग्रुप चला वो NSCN IM है। इस तरीके के वहाँ पर नागालैंड में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। आपको बता दें कि 30 से ज़्यादा संख्या में, शायद 35 से 36 ऐसे लोकल ग्रुप्स वहाँ पर हैं जो इंसर्जेंट्स की तरह हैं, और कुछ उसमें डोमिनेट करते हैं, जैसे कि NSCN IM है या के है, ये
वहाँ पर डोमिनेट करते हैं। NSCN-K का जिक्र जब हम करें तो एक बात और जान लीजिए कि भारत सरकार की तरफ से UAPA के अंतर्गत इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि लोगों ने 2015 में मणिपुर में आर्मी के कॉन्वॉय पर अटैक कर दिया था। उसके बाद इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह मान लिया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हिसाब से जो NSCN पूरा ग्रुप है, इसको मेजर इंसर्जेंट ग्रुप का दर्जा भी दिया गया है, मतलब ये मानते हैं काफ़ी। और नागा पीस अकॉर्ड का भी जिक्र कर लेते हैं कि क्या क्या डिमांड है इनकी। तो NSCN अब IM है जो मेन डोमेन में है, जिससे कि गवर्नमेंट बात करती है, बिकॉज दूसरे वाले को तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है। हैज़ डी रिकॉग्नाइज्ड एज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड टॉक्स हैव बीन इनिशिएटेड विद द गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट के साथ बात इनकी शुरू हुई, क्योंकि इनको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना जाता है। अब इनको मेन स्ट्रीम में, पॉलिटिकल स्ट्रीम में लाने की बात चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ओपन टू डिस्कस द नागा टेरिटोरियल इशूज विद इन द एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज। तो अभी जो एग्जिस्टिंग बाउंड्री है नागालैंड का, एज यू नो, उसके ऊपर बात करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाहिर तौर पर। लेकिन इनकी जो डिमांड है ना ग्रेटर नागालिम की, वो बहुत ज़्यादा है। उसमें मणिपुर, असम और इवन म्यांमार का भी कुछ हिस्सा आता है जो ग्रेटर नागालिम है। और उसके बाद जो वहाँ पर कुछ ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स को अपनाए गए हैं, जैसे AFSPA है, इन सबको वहाँ से खत्म करने की। द की इशू दैट हैव बीन पुट अंडर द कंसिडरेशन इंक्लूड्स AFSPA एंड डेमोग्राफिक चेंजेस, ये सारा कुछ इंक्लूड करने को कहा जाता है। नाउ व्हाट इज द नागा इशू? नागा इशू पहला आपको बता दिया मैंने, ग्रेटर नागालिम की डिमांड, जो कि सॉवरेन स्टेटहुड इनके लिए होना चाहिए। और उसमें क्या क्या होना चाहिए? इट इंक्लूड्स अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, म्यांमार। ठीक है, ये पूरा मिला करके मैं आपको इसका इमेज दिखाऊंगी क्या है। एंड डिमांड ऑल्सो इंक्लूड्स सेपरेट नागा याजाबो, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और अपना नेशनल फ्लैग होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये इनकी इतनी बड़ी बड़ी डिमांड है। अब ये आप देखिए, इनका जो ग्रेटर नागालिम है वो ये है, मतलब नागालैंड तो है, इसके अलावा ये मतलब आधा नॉर्थ ईस्ट ये मांगते हैं, और म्यांमार का इतना सा हिस्सा कि ये हमारा है और इसको अलग से बनाया जाना चाहिए स्टेट। और स्टेट क्या, ये बल्कि इंडिपेंडेंट कंट्री की बात करते हैं। नागाज की बात कर लेते हैं, नागा ट्राइब के बारे में बात करते हैं। तो ये एक सिंगल ट्राइब नहीं, बल्कि इनमें कई सारी एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, कई सारे सेवरल ट्राइब्स मिल करके हैं, और ये इंडो मंगोलाइट फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, ये बेसिक फैक्ट है। एंड देर आर द 19 मेजर नागा ट्राइब्स, उनके नाम हैं, ये आप पढ़ सकते हैं एक बार अगर आगे एग्जाम में, से कि मिकीर और रेंगमास, ये सब नागा ट्राइब में ही आते हैं, मेजर नागा ट्राइब्स में से ये सारे हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जीलियांग और सीमास, ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आर्टिकल में क्या कहा गया है? आर्टिकल में जिक्र है एक पॉलिटिकल इशू से। पॉलिटिकल इशू में कुछ इस तरीके से कि नागालैंड के जो गवर्नर हैं RN रवि साहब, उन्होंने एक लेटर भेजा टू द चीफ मिनिस्टर वहाँ के नागालैंड के, और वो लीक हुआ। उसमें जो उस लेटर में चीज़ें लिखी हुई थी उसके अगेंस्ट में वहाँ के लोग हैं, या वहाँ के जो ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं ये हैं। तो रैम्पेंट एक्सटॉर्शन एंड वायलेंस बाय द आर्म्ड गैंग सेज द लीक्ड लेटर। इस लीक्ड लेटर में ये चीज़ लिखी हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ पर जो स्थिति है वो थोड़ी ख़राब हो गई। एंड ऑर्गेनाइज्ड आर्म गैंग्स अकॉर्डिंग टू द गवर्नर ने जो भी कंसर्न है उसको वहाँ पर उठाया। और उसके बाद से जो वहाँ के अभी पीस अकॉर्ड होने वाला है, ऑब्वियसली पीस पर बात हो रही है, बट इस लेटर को लेकर के या इसमें जो बातें लिखी हुई हैं उसको लेकर के वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है अभी। अब ये आर्टिकल का क्रक्स क्या है? क्रक्स में हम बात करने वाले हैं आज इस पूरे ग्रुप की, जैसे NSCM IM है या फिर अदर जो वहाँ पर ग्रुप हैं जो ऑर्गेनाइज्ड आर्म गैंग्स हैं। तो देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक तरीके से आप इसमें डाल सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में, कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर के कोई इस तरीके का एक्सट्रीमिस्ट एक्शन लेते हैं तो वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इंक्लूड होता है, राइट। तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ये सारे लोग क्या करते हैं, टैक्सेस को वसूलते हैं। आपको बता दें कि एक पैरेलल गवर्नमेंट वहाँ पर चलती है नागालैंड के हिस्से में। और पैरेलल गवर्नमेंट का क्या मतलब है? एक तो मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और दूसरी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कई सारे वहाँ पे 30-35 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना एक बोलबाला रखती है। तो उसके थ्रू ये बहुत सारे इलीगल काम भी करते हैं, जैसे कि टैक्स लेना, उसके अलावा टैक्स वसूली करते हैं, उसके अलावा जो
आर्म्ड होते हैं, आर्म्ड को सेल करते हैं, राइट। जैसे आपने अभी इमेज में देखा कि म्यांमार से हमारा बॉर्डर टच करता है, तो इलीगल तरीके से जो आम है उसका सप्लाई किया जाता है। और उसके बाद इतना ही नहीं, एक और स्टेप आगे जाते हैं तो आपने गोल्डन ट्रायंगल का नाम सुना होगा, जहाँ पर ये अफीम वगैरह का काफ़ी ज़्यादा वो होता है, ट्रेड होता है, और उसको भी फिर भारत में सप्लाई किया जाता है अलग अलग जगहों में, और उससे ये लोग पैसे कमाते हैं। तो एक तरीके से आप यूँ समझ लें कि कई सारे इलीगल एक्टिविटीज़ उस एरिया में होती हैं। और इसके अलावा जो एक एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर है वो अलग है, लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो अलग है। तो इस तरीके से नागा जो ट्राइब्स हैं या वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, आम आम नागरिक हैं, उनको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। और दूसरी तरफ जो वहाँ का पॉलिटिकल ऑर्डर है वो भी उसको भी आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दबाव में रहता है, एक इफेक्टिव मेजर्स वहाँ पर नहीं लिए जाते। द नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड द कोalition ऑफ 7 नागा फैक्शंस दैट सीम्स प्रिपेयर्ड टू साइन अ पीस एग्रीमेंट। तो 2019 में जो अभी पीस एग्रीमेंट फाइनल हुआ, उसको ऑलमोस्ट ये सारे लोग अब साइन करने को रेडी हैं। कि ये जो NSCN-IM है, इज़ाक मोया का ये जो ग्रुप है, अगर वो नहीं भी मानते हैं तो बाकी के जो ग्रुप हैं वो पीस एग्रीमेंट को साइन करेंगे, और उसके बाद वो आगे अपना जो मेन स्ट्रीम काम है वो शुरू करेंगे। बट नाउ द रिजेक्ट द गवर्नर्स लैंग्वेज। अब लेकिन उनको ये जो लैंग्वेज लेटर में लिखा गया जो लीक हुआ है, इससे उनको वैसे नाराज़गी है, उनको वो चीज़ पसंद नहीं है। अब ये आगे बात करते हैं कि जो टैक्स कलेक्शन है वहाँ पर, अगर आप फॉर्मल या इनफॉर्मल किसी भी एंगल से देखें तो टैक्स कलेक्शन हमेशा ही एक दबाव भरा हुआ होता है। और जब आपसे दो दो टैक्स लिए जाएं, अगर सरकार को अलग टैक्स देना होता है या वहाँ की जो ये छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनको अलग टैक्स देना पड़ता हो, and many ordinary citizen of Nagaland and certain adjacent areas seeks to end the Naga conflict। obviously वहाँ के जो लोग हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली इतनी तो बड़ी प्रॉब्लम है, एक इनफॉर्मल टैक्सेशन रिजीम जो इतने सालों से है, वो चाहते हैं कि ये चीज़ें अब ख़त्म हो, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जो बाकी राज्यों में चलता है वही नागालैंड में भी चले। और नागालैंड्स इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इंस्टेंट हैज़ रिपीटेडली endorsed the NSCN-IM की's demand the integration of all Naga inhabited contiguous area under one administrative umbrella। तो इनका कहना है कि ये जो इज़ाक मोआ इनका जो डिमांड है वो है कि जितने भी इनहेबिटेड कॉन्टिग्यूस एरियाज़ हैं उनको एक अम्ब्रेला के अंदर ले लिया जाए, मतलब एक में मिला दिया जाए। एंड इस पे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे इवन प्रोवाइडेड अ रैशनल फॉर द प्रिवेलिंग इनफॉर्मल टैक्सेशन रिजीम। उन्होंने कुछ वहाँ पर काम भी किया था, जैसे कि नागा आर्म्ड ग्रुप्स डू नॉट रिसीव गवर्नमेंट सब्सिडीज़। जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं वो गवर्नमेंट सब्सिडी को रिसीव नहीं करते हैं, एंड बाउंड टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द पीपल फॉर देयर सर्वाइवल। तो अब क्या होता है, अगर उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी सरकार की तरफ से या उनको कोई हेल्प नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से, तो उनको फिर क्या करना पड़ेगा, दूसरे तरीके को अपनाना पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर। और इस वजह से वो लोग टैक्स को कलेक्ट करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें। It is hard to escape the conclusion that informal taxation is built into the very structure and history of Nagaland। ये जो इनफॉर्मल टैक्सेशन है वो बहुत समय से वहाँ पर चलता आ रहा है और उसको एकदम से ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल भरा हुआ हो सकता है। एंड ड्यूरिंग हिज लॉन्ग आर्मी करियर, ये SK सिन्हा साहब की बात कर रहे हैं जो वहाँ पर काफ़ी समय उन्होंने बिताया है उस पूरे हिस्से में। एंड ये क्या कहते हैं उस एरिया के बारे में, दैट द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन न्यू दिल्ली इन 2001 that concessions in 1963 the state of Nagaland was created। देखिए प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू होती है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया जब नागालैंड को मिलाया जा रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, तो वहाँ पर महज 5 लाख की आबादी है, पॉपुलेशन है उस समय में थी, जो कि न्यू दिल्ली के कॉलोनी से भी कम थी। लेकिन उसको क्या किया गया, एक अलग से स्टेट बनाया गया और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट, लेजिस्लेचर, गवर्नर, ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं उनको प्लेस किया गया और एक नया स्टेटस दिया गया। नाउ बट दिस फेल टू सेटिस्फाई द नागाज। अब नागा की ये तो प्रॉब्लम थी नहीं, नागा की जो प्रॉब्लम थी उसको सेटिस्फाई उस समय की जो गवर्नमेंट थी वो नहीं कर पाई, और उसके अलग ये इतने सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है उसको वहाँ पर इम्पोज किया गया। तो इन शॉर्ट ये होता है कि वहाँ पर जो पैसे जाते हैं उनमें
उनका जो खर्चा है पूरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, वो इतना ज़्यादा होता है कि बाकी चीज़ें वहाँ के डेवलपमेंट में वहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही कुछ और वहाँ के जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो भी अपनी राय रखते हैं कि उनको क्या लगता है ओवरलोडेड है वहाँ का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, उस जगह का, उस एरिया का हम बात करें नागालैंड की, और इससे इससे जो रिसोर्सेज हैं या एनर्जी है गवर्नमेंट की वो सही जगह पर नहीं लग पाती हैं। तो जाहिर तौर पर अगर आपको डेवलपमेंट के लिए काम करना है तो वहाँ के बर्डन को कम करना होगा। तो तभी कहते हैं ना कि लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, तो आपको गवर्नेंस पर फोकस करने की ज़रूरत है, बट उस एरिया में गवर्नमेंट पर फोकस किया गया है। और वहाँ का हमेशा ये जो पॉलिटिकल इश्यूज है वो चलता रहता है, रादर देन वहाँ की पीस के ऊपर फोकस किया जाए, पीस को कैसे इंश्योर करना है उसके लिए काम किया जाए, तो ये बहुत कम हो पाता है। नाउ आर्म्ड ग्रुप्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैव अ लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेसफुली क्लेमिंग अ शेयर ऑफ डेवलपमेंट फंड। तो पीस अकॉर्ड कैसे साइन होगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर आगे काम करने की ज़रूरत है। नागालैंड में बी द लीडर ऑफ दिस रिगार्ड बट नॉट एन एक्सेप्शंस। अब अगला आर्टिकल देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेनिंग ट्रूफ्स ऑन LAC। ये यहाँ पे सिलेबस में इसको एसोसिएट करेंगे तो इकोनॉमी वाले सेक्शन में भी आ जाएगा, बाकी और भी जगह पर ही आ सकता है। तो आइए देखते हैं, इसमें पहले आप लोग इमेज देख लीजिए। इसमें हम इमेज में बात कर रहे हैं पासेस के बारे में, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पासेस हैं और उत्तराखंड में कौन कौन से पासेस हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा। बारालाचाला हिमाचल प्रदेश में है, और उसके बाद रोहतांग पास एंड शिपकिला, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में है, और माना पास, नीधी पास एंड लिपुलेख ये उत्तराखंड में है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सप्लेन पेज पर, जैसे आपको मालूम है क्वेश्चन के फॉर्मेट में डिस्कस होता है, बट क्रक्स जान लीजिए, न्यूज़ क्या है ये पता होना चाहिए आपको। LAC जो है वहाँ पर अभी बात चल रही है कि कुछ ट्रूप्स को बढ़ाया जाएगा, यानी कि यहाँ से जो नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं वहाँ पर इंक्रीज किए जा रहे हैं विंटर के दौरान भी। ठीक है, क्योंकि अभी जो स्टैंड ऑफ हुआ, यानी कि चाइना की तरफ से जो थ्रेट है उसको महसूस करते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। अब ये जो फैसला लिया गया है इसमें कितनी हार्श कंडीशंस अराइज हो सकती हैं, कैसे मेंटेन किया जाएगा इस पूरे सिचुएशन को, उसके बारे में बात करते हैं। सो व्हाई इज इट्स सो चैलेंजिंग, क्यों ये इतना ज़्यादा चैलेंजिंग है, पहले आप ये जान लीजिए। तो वहाँ पर अगर लोग रहेंगे, उस हाई एल्टीट्यूड डिजर्ट में रहेंगे लोग, तो उनके लिए एक प्रॉपर रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। और जहाँ पे कि टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, देखिए -20 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, और आपका जो इधर नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 24 डिग्री होता है। तो जिस व्यक्ति को 24 डिग्री रूम टेम्परेचर पर कंफर्टेबली रहने की आदत है, या चलिए इससे ज़्यादा 30 से 40 45 तक हम जा सकते हैं, तो ये हम लोग गर्मी की बात कर रहे हैं। और अगर हम पीछे जाते हैं तो यहाँ पे -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि जब दिल्ली में भी आपको मालूम होगा, जो लोग आप लोग हैं, अगर 3 या 4 डिग्री माइनस में चला जाए तो कितनी बुरी हालत हो जाती है। तो अगर माइनस में कहीं सिचुएशन हो तो लोग वहाँ पर कैसे रहेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, उसके लिए आपको पूरी व्यवस्था रखनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे 3 एलिमेंट इसके हम बात करने वाले हैं। एक तो है कि हमें क्यों वहाँ पर अपने सोल्जर्स को रखना है और क्यों बढ़ाना है नंबर्स को। तो फॉर द एनिमी, द वेदर एंड हिज ओन हेल्थ। जो सोल्जर्स वहाँ पर रहेंगे, उस एडवर्सीन कंडीशन में रहेंगे, उस एल्टीट्यूड पर रहेंगे, उनको 3 तरीके से लड़ना होगा। एक तो उनके अपने दुश्मन से, दूसरा वेदर से, और तीसरा उनके हेल्थ से, क्योंकि जो वहाँ पे लोग रहेंगे उनके हेल्थ क्राइसिस हो सकती है। व्हाट इज़ द कॉस्ट, अब इकोनॉमिक टर्म्स में बात करते हैं कि क्या कॉस्ट आता है। तो लमसम आप यूँ समझिए कि यहाँ पर ये एक सोल्जर का जिक्र करते हैं कि अगर हमें एक सोल्जर को वहाँ पर रखना हो तो करीबन 1 साल में 10 लाख का खर्चा आएगा। तो उसके हिसाब से आप अभी इमेजिन कर सकते हैं। हालांकि जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग थोड़ी सी कम होगी एज़ कम्पेयर टू जब एक व्यक्ति के लिए 10 लाख रुपए लग रहे हैं तो, लेकिन फिर भी आपको लमसम ये समझना है कि कितनी ह्यूज कॉस्टिंग हो सकती है। और ये इसको बाकी लोगों ने भी कहा है, जो वहाँ पे लोग रहते हैं या जो इस पूरे काम को देखते हैं, उन्होंने भी इस पर सहमति जताई है कि हो सकता है, जो सीनियर कमांडर है वो ये कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा खर्चा बैठ सकता है, जो कि इनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है। और इसमें क्या क्या होगा, कैसे इतना ज़्यादा खर्चा आता है, उसकी हम बात करते हैं। हाउ आर द सप्लाईज ट्रांसपोर्टेड। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो कॉस्टिंग बैठती है वो सप्लाई के टर्म में बैठती है। जो सामान आपका उस एरिया तक लेकर के जाते हैं मेन लैंड से, वहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्चा आता है। क्योंकि 2 तरीके हैं, एक तो रोड के थ्रू आप जा सकते हैं, दूसरा एरियल ट्रिप्स पर आप जा सकते हैं।
और रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो कंफर्टेबल कब होगा, जब समर सीजन होगा, क्योंकि विंटर सीजन में रोड ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है, बर्फ जम जाता है। तो इसके लिए सारी चीज़ें नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल के महीने में ही वहाँ तक पहुँचाई जाती हैं, हाई एल्टीट्यूड पर पहुँचाई जाती हैं। उसके बाद स्नो कवर कर लेता है। और रोड एरिया की अगर हम बात करें तो दो रास्ते हैं, एक तो है लद्दाख फ्रॉम श्रीनगर, और दूसरा है कि रोहतांग पास, मतलब लद्दाख से आपको अगर लद्दाख जाना है श्रीनगर से तो रोहतांग पास और जोजिला, दो रास्ते हैं आपके पास, ठीक है। अब आपको ये दोनों याद रखना है कि जोजिला पास और ये जो रोहतांग पास है, ये दोनों श्रीनगर से लद्दाख को जोड़ता है। अभी ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अब सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाए, बिकॉज रोहतांग टनल पर काम किया गया है और जो प्रॉब्लम्स आती थी उसको वहाँ पर एड्रेस कर लिया गया है, तो हो सकता है कि ये रूट काम कर जाए। इसके अलावा बारालाचाला और थांगलांग लाबी, ये दोनों भी रूट हैं जिनको कि दो पासेस है जिससे कि वहाँ पहुँचा जा सकता है। रोहतांग की बात करते हैं तो ये काफ़ी हायर एल्टीट्यूड पर है और यहाँ पर भी विंटर के समय में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है, बर्फ़ वगैरह जम जाते हैं। अब आते हैं कॉस्टिंग पर। तो लेह तक जाने का, श्रीनगर से लेह तक जब पहुँचना होता है और आप अगर ट्रक से सामान भेजते हैं तो 10 टन सामान जो है वो 1 लाख रुपए की कॉस्टिंग आती है सप्लाई करने के लिए। वहीं अगर आप एयरक्राफ्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कुछ लोगों को ये लगता होगा ना कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट है तो उनका तो सामान फ्री में चला जाता होगा बिकॉज मिलिट्री के लिए जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। हर जगह की एक प्रॉपर कॉस्टिंग होती है। और C7 ग्लोब मास्टर जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जब इसको यूज़ किया जाता है तो कमांडर बोलते हैं कि इसमें 50 टन एक बार में कैरी होता है, लेकिन ये 24 लाख रुपए की कॉस्टिंग लेते हैं, ठीक है। 50 टन तक ये कैरी कर लेंगे, लेकिन इसमें 24 लाख ये कॉस्टिंग आएगी। दूसरा, जो हैवी चीज़ें, हैवी मटेरियल्स, उसको बाय रोड ही पहुंचाना पड़ता है। 200 से 250 टन तक का एक दिन में कैरी करना होता है। वट हैपन्स आफ्टर द ट्रक रीचेज ले, तो ले तक पहुंचते हैं। अब अगर उससे और ऊपर हायर एल्टीट्यूड पे जाना है तो वहाँ तक ट्रक तो नहीं जा सकता, तो फिर वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको यूज़ करना होता है। तो सियाचिन और कारगिल तक सामान को लेकर के जाने के लिए जो लोकल चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करना होता है, वैसे उसमें भी खर्चा आता है। 10 किलोमीटर तक वॉक करना पड़ता है इवन, एंड बैक एवरी डे थ्रू द समर मंथ सो दैट द ट्रूप्स आर स्टॉक्ड फॉर द विंटर। तो विंटर के लिए जो स्टॉक है वो समर में ही बनाई जाती है। एंड व्हाट स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट डू द सोल्जर रिक्वायर। अब उस जगह पर -20 डिग्री सेंटीग्रेड में रहने के लिए आपको ये मालूम है कि एक प्रॉपर इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक तो होता है फूड के अलावा बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो आपको ऐसे सिचुएशन में चाहिए होती हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ पर है, गालवान वैली, हॉट स्प्रिंग, गोगरा पोज, इसका अभी आप बहुत ज़्यादा जिक्र सुन रहे थे, जहाँ पर स्टैंड ऑफ था वो 14,000 फीट पर है। और ये जिक्र करते हैं कि दीपसांग प्लेन, जहाँ पर अभी स्टैंड ऑफ तो नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पर चाइना का अक्सर कुछ ना कुछ होता रहता है एक्टिविटी, तो वो 17,000 फीट पर है। सोचिए दीपसांग प्लेन और गालवान वैली, हॉट स्प्रिंग, वहाँ पर अगर सर्वाइव करना है तो आपको स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ट्रूप्स को वार्म रखना होगा, हेल्दी रखना होगा, ताकि ऑब्वियसली वो जैसे ही कोई ऐसी कंडीशन होती है तो उसमें वो जवाब दे पाएँ, जवाबी कार्रवाई कर पाएँ। तो इसके लिए जो स्पेशल क्लोथिंग होती है एंड माउंटेनियर इक्विपमेंट्स होते हैं उसको वहाँ पर रखना होता है, और उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 2 लाख रुपए होती है एक सेट की। और इस तरीके से 2-2 सेट की ज़रूरत वहाँ पर जो सोल्जर्स हैं उनको पड़ती है। तो आप सोचिए कि वहाँ पर जब आपके सोल्जर्स को बढ़ाना है, नंबर्स को बढ़ाना है, तो कितना कुछ कितनी सारी क्राइसिस एक साथ हैं। इकोनॉमिक आप देखिए, उसके बाद हेल्थ ओरिएंटेड देखिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि सोचना पड़ेगा। और 30,000 सोल्जर्स के अलावा 5,000 को रिजर्व के तौर पर उन एरिया में रखा जा रहा है। एंड व्हाट अदर चैलेंजेस आर इन्वॉल्व, इसके अलावा और क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो एक तो कई सारे चैलेंजेस हैं कि अभी क्या हो रहा है, अभी जब ये डिसीजन आया है तो अभी जून जुलाई का मंथ है, उसके बाद सितंबर के बाद से वहाँ पर काम नहीं हो सकता। जैसे कि जो लोग वहाँ पर रहेंगे, जो ट्रूप्स रहेंगे, उनके लिए एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी होगी ताकि उसमें वो रह पाएँ। अब अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, तो वो इसके लिए सिर्फ एक ही मंथ हमारे पास बचा हुआ है, वो है अगस्त। तो अगस्त में आपको वहाँ पर सारे काम करने होंगे और जितने मटेरियल्स वगैरह हैं वो सब कुछ पहुंचाना होगा। इतनी जल्दी ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा इशू है। देखते हैं इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा।
प्रीवियस क्वेश्चंस को देख लेते हैं, आंसर आपके सामने है। आपको बता दें, फ्लोर टेस्ट पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये फ्लोर टेस्ट। अगला सवाल है न्यू ट्रायंगल पावर को लेकर के, और इसमें पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नेवल एक्सरसाइज था ये गल्फ ऑफ ओमान में, और इंडिया नहीं बल्कि चाइना, ईरान और रशिया ने पार्टिसिपेट किया था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए ओनली। फाइन, आगे बढ़ते हैं। एंटी डिफेक्शन पर क्वेश्चन था, तो 10th शेड्यूल नहीं 11th शेड्यूल नहीं बल्कि 10th शेड्यूल होगा इसका सही आंसर, तो ये भी गलत है। और जुडिशियल रिव्यू इसमें अलाउड है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन के मामले में जो डिसीजन आता है उसको जुडिशरी देख सकती है, रिव्यू कर सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा डी। एंड काकरापार एटॉमिक प्रोजेक्ट के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, कहाँ पर है ये, गुजरात में है, डी इसका आंसर होगा। तो आज इतना ही। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जास्क आइलैंड पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये कहाँ पर अवेलेबल, कहाँ पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है। तो बे ऑफ बंगाल में नहीं है, साउथ चाइना सी में भी नहीं है, ब्लैक सी में भी नहीं है। यहाँ पे पर्शियन गल्फ लिखा हुआ था, लेकिन एक्चुअली में ये गल्फ ऑफ ओमान वाले हिस्से में जो मराकान सी है वहाँ पर पड़ता है। तो ये इसका आंसर इसके हिसाब से तो डी है, बट इसका एग्जैक्ट आंसर गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट, कीप स्टडिंग।